Welcome to CR International School online classes. Hello students, our today's topic is explanation of photoelectric effect. कि कैसे प्लांक की क्वांटम थ्योरी को यूज करके बेटा आइंस्टाइन ने अपने जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है बेटा उसका रीजन दिया, ठीक है नहीं, कि कैसे और इसका नाम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों पड़ा इस इंसिडेंट का बेटा आज हम वो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना, कि इस वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों बोला। जब किसी मेटल की सरफेस पे किसी भी मिनिमम एक फ्रीक्वेंसी की लाइट आके इंसिडेंट होती है तो उससे इलेक्ट्रॉनों का जो इमिशन होता है, इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों बोला आज एक ले लेंगे और उसका रीजन बताएंगे, ठीक है बेटा। तो चलो बेटा देखो, इसको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों बोला उसका ध्यान देंगे। और पता है ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, इसको नाम क्या दिया जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इस पूरे इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, है ना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये पूरा इंसिडेंट जो है ये आपका क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। चलो तो अब इसको ये ऐसा नाम क्यों आया बेटा, है ना, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि जो लाइट की जब बात करते हैं तो हम एनर्जी के पैकेट को क्या बोलते हैं, क्वांटा बोल के क्या बोला जाता है ना, फोटोन, ये बोला जाता है फोटोन। याद आ गया आपको। चलो बेटा, तो देखो इस मेटल की शीट से जो इलेक्ट्रॉन निकला, क्लियर है पॉइंट, वो निकला कैसे, जब इसकी मेटल की शीट पे लाइट आके इंसिडेंट हुई, ठीक है बेटा, क्लियर है पॉइंट। और वो लाइट जो है एनर्जी के पैकेट की फॉर्म में है और उस एनर्जी के पैकेट्स मतलब फोटोन की एनर्जी को इस मेटल की शीट में प्रेजेंट एटम्स ने गेन किया। क्लियर है भाई, मेटल की शीट में क्या है, एटम्स है, कोई भी मेटल हो, चाहे वीक हो स्ट्रांग हो बेटा, वो छोटे छोटे एटम, मेटल नॉन मेटल सब छोटे छोटे पार्टिकल से मतलब एटम से मिलकर बने होते हैं। तो मेटल की शीट पे लाइट आके इंसिडेंट हुई और उस लाइट में क्या है बेटा, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स हैं जिसको फोटॉन्स बोला जाता है और उन फोटॉन्स की अपनी एक एनर्जी है। तो इन मेटल के एटम ने फोटॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ठीक है ना बेटा, और ऑब्जर्व करने के बाद इलेक्ट्रॉन को निकाला। तो ये इलेक्ट्रॉन जो निकले इन फोटॉन्स की एनर्जी की वजह से ही तो निकले। अगर इन एटम्स को इन फोटॉन्स की एनर्जी नहीं मिलती तो वो ये नहीं निकल पाते। तो इस बेसिस पर ये इलेक्ट्रॉन का निकलना फोटोन की एनर्जी पे डिपेंड है, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला गया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इस पूरे इंसिडेंट को, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला गया बेटा, आगे समझ में आपको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक में फोटो वर्ड है ये बेसिकली फोटोन से आया और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन, समझ में। तो द फिनोमिना या द प्रोसेस इन विच, है ना, व्हेन एनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट are incident on the metal surface and the emission and after some time the emission of the electrons are started from the metal surface। क्लियर, जब मेटल की सरफेस पर किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट को डाला जाता है मतलब फोटॉन्स डाले जाते हैं, तो उसके बाद आफ्टर सम टाइम क्या होता है, मेटल की शीट की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन स्टार्ट हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन निकले। अब आपको समझ में आ गया इसका नाम फोटो इलेक्ट्रिक क्यों पड़ा। चलो अब बात करते हैं इसके रीजंस पे कि फोटॉन्स की लाइट ने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से बेटा इलेक्ट्रॉनों का इमिशन स्टार्ट हुआ। चलो तो आप बेटा 10th क्लास में भी पीरियोडिक टेबल में या मेटल नॉन मेटल वगैरह जो चैप्टर हैं उनमें आप इतना तो पढ़ के आए हो कि डिफरेंट डिफरेंट मेटल की जो लास्ट शेल होती हैं, समझ में, जैसे मान लो आयरन की शीट है, कॉपर शीट है बेटा, एल्यूमिनियम की शीट है, तो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स की जैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो मैं फॉर एग्जाम्पल आयरन लूँ, ठीक है, तो आयरन, अच्छा आयरन का आप सब नहीं पढ़ के आए होंगे, मैं एल्यूमिनियम ले लेता हूँ, आप अपने 20 तक के एटॉमिक नंबर्स के बारे में स्टडी करके आए हैं। मान लीजिए मैंने एल्यूमिनियम लिया, तो एल्यूमिनियम का ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये आपकी एल्यूमिनियम की फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, इस टाइप से होते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगले वाले में बेटा सेकंड शेल में, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, 7 और 8, और यहाँ पे 1 2 और 3 होंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए। आपको पता है हर मेटल की लास्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन्स पे भी, इसमें प्रोटॉन्स हैं और ये सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन्स बाइंड अप होते हैं एक अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू, और ये 10th के लास्ट चैप्टर पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ के आते हो
कि हर मेटल का इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से, मतलब एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस एल्यूमिनियम की लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगा रहा है, सोडियम का न्यूक्लियस सोडियम के एटम की जो लास्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उस पर जो फोर्स लगा रहा है वो सेम नहीं है। समझ नहीं? क्लियर है पॉइंट? मैग्नीशियम का मान लो कोई मेटल है ना, जैसे मान लो ये मैग्नीशियम का न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगली शेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस थर्ड शेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है बेटा। तो मैग्नीशियम का न्यूक्लियस जो अपनी लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, अंदर की तरफ खींचने वाला फोर्स, एल्यूमिनियम जो अपनी लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों पे लगा रहा है, ठीक है बेटा, वो क्या है, सब मेटल की लास्ट शेल अपनी अपनी, मतलब एल्यूमिनियम का जो फोर्स है इस पे, मैग्नीशियम का जो फोर्स है इस पे, ये आपस में बराबर नहीं है। मैग्नीशियम के द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा अपने इलेक्ट्रॉनों पे लगाए जाने वाले फोर्स की वैल्यू मान लो 10 न्यूटन है, तो इसकी 10 नहीं मिलेगी, इसकी कुछ और होगी, कम होगी या ज्यादा होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट एटम के न्यूक्लियस अपने ही लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों पर एक डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। और आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्री होने के लिए, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाए, अपनी सरफेस छोड़ के बाहर आ जाए ये इलेक्ट्रॉन, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए क्या दी जाती है, एक एनर्जी की जरूरत होती है। समझ में? मतलब कोई भी चीज बनी हुई है और हम उसको हमें वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करना है, वो बॉन्ड तोड़ना है, तो हमको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है बेटा। अब आप बताओ, जब अलग अलग एलिमेंट के एटम के जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट डिफरेंट फोर्स से जब बाइंड अप है, समझ में आ गया बेटा, तो लगने वाला जो फोर्स अलग अलग है, तो उसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी भी तो डिफरेंट डिफरेंट चाहिए। आगे समझ में? तो अब क्या होता है, अब आपको शायद पिक्चर क्लियर होने लगी होगी कि ये मान लीजिए आयरन की शीट है और ये आयरन के एटम है, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बेटा वो इन एटम्स की लास्ट शेल में ही तो प्रेजेंट है। आगे पॉइंट क्लियर है पॉइंट? वैसे आप आगे जाके पढ़ोगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। ये एटम अपने इलेक्ट्रॉन और उनके बीच के वॉइड स्पेस, ये +2 का पहला चैप्टर आएगा बेटा, सॉलिड स्टेट। जब आप पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलते हैं, यहाँ पहले या सरफेस छोड़ के आएंगे यहाँ और फिर बाहर जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं अभी नहीं ले रहा, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे फालतू में। ये जब सॉलिड स्टेट आएगा तो आप मेटेलिक सॉलिड के बारे में पढ़ोगे, है ना, तब आप वहां पर आएगा। अभी फिलहाल हमारे पास सिंपल सा आपके लेवल के कॉन्सेप्ट से बताते हैं, क्योंकि अभी तो आप बेटा पीरियोडिक टेबल भी नहीं पढ़े हो, आप केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़े हो जो 11th क्लास के है। ठीक है नहीं? तो कहने का मतलब अलग अलग जो मेटल की शीट्स है बेटा, और उनमें जो एटम्स हैं, मान लो ये आयरन की शीट है, एक मैं और बना देता हूँ, है ना, मान लो ये हमारे पास क्या है, मान लो कॉपर की शीट है। तो आप बताओ जो कॉपर के एटम के इलेक्ट्रॉन होंगे और उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये मान लो कॉपर का है, ये मान लीजिए आयरन के, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो इसके इलेक्ट्रॉन अलग फोर्स से होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन अलग फोर्स से बंधे हुए होंगे। अब आप इस पे लाइट डाल रहे हो, तो मान लीजिए फॉर एज्यूम कर लीजिए, है ना, कि इसका ये लेस फोर्स से बने हैं, ये मोर फोर्स से बने हैं, तो ये वाले जो आयरन के इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो उसको फोर्स को तोड़ने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और कॉपर में इलेक्ट्रॉन जो है एटम में वो ज़्यादा फोर्स है इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी की वैल्यू बदलेगी। और अभी हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है, E = hν, है ना, इसको हटाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी क्या है। तो जब इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, समझ में आया, तो उस लाइट की फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये एक अपनी फ्रीक्वेंसी फिक्स स्पेसिफिक, तभी तो मैंने स्पेसिफिक बोला, जो बुक्स में मिनिमम मिलता है। तो इस फोर्स को तोड़ने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना। इसके फोर्स, दोनों एलिमेंट के फोर्स को तोड़ने के लिए एटम में अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी मिनिमम। तो उस मिनिमम एनर्जी पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी क्या कहलाएगी, आपकी मिनिमम कहलाएगी। आगे पॉइंट समझ में? इसलिए बुक्स में क्या लिखा होता है कि डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स पर जब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट डाले, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी में जो फोटोन होंगे बेटा, लाइट मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट में जो फोटोन होंगे उनकी एनर्जी भी मिनिमम होगी। और उस मिनिमम एनर्जी, क्या मिनिमम एनर्जी से मतलब क्या है, वो मिनिमम एनर्जी जो मेटल के एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जरूरी है, रिक्वायर्ड है। आगे पॉइंट समझ में बेटा? तो अब जब वो फोर्स टूट गया, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा नहीं आएगा। तो ये आपका इसका रीजन है, एक्सप्लेनेशन है। आगे पॉइंट समझे बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से समझना। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब आप देख रहे हो हमारे पास एटम क्या था, एक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन जो इससे निकला वो क्या है, एक पार्टिकल। अब ध्यान से सुनना, अभी तक तो मुझे नहीं लगता है कोई शायद इश्यू आएगा। अब आप इसमें देखो, ये एनर्जी क्या है,
अब तक बेटा हमारी साइंस क्या कहती है, जैसे आप देखते हो किसी चीज पे लाइट इंसिडेंट होती है तो या तो वो लाइट आई तो लाइट ही उसने इमिट कर दी, है ना। हीट एनर्जी देते हो तो हीट की फॉर्म में एनर्जी आती है तो हीट की फॉर्म में निकल जाती है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि एनर्जी आई तो लाइट की फॉर्म में, निकली हीट की फॉर्म में। या आई, जैसे मैंने आपको याद करो एक तवे का एग्जांपल दिया था, कढ़ाई का एग्जांपल दिया था, तो आप उसमें क्या कर रहे हो, आप उसको हीट कर रहे थे, एनर्जी दे रहे थे, तो एनर्जी किसकी फॉर्म में इसने एब्जॉर्ब करी, हीट की फॉर्म में, लेकिन इससे निकली क्या, रेडिएशंस, है ना। याद आ गया, क्लियर। तो हाँ, ये चीजें अभी तक हमको पता थी, हमारी साइंस इतनी बातें हमसे कहती है अब तक कि भाई एनर्जी आती है इन द फॉर्म ऑफ द लाइट तो लाइट की फॉर्म में निकल सकती है, हीट की फॉर्म में आती है हीट की फॉर्म में निकल जाएगी, लाइट की फॉर्म में आई हीट की फॉर्म में निकल जाएगी, हीट की फॉर्म में किसी चीज ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो लाइट की फॉर्म में निकल जाएगी। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां तो बेटा इस मेटल की शीट पे लाइट इंसिडेंट हो रही है और ना तो यहां से लाइट निकल रही ना यहां से हीट निकल रही, यहां से पार्टिकल निकल रहा है। और अब तक हम क्या करते थे, हमारी जो थ्योरी थी बेटा यहां तक कि एक पार्टिकल ही पार्टिकल को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, मैटर को रिप्लेस कर सकता है ना। आप क्या करते हो, देखो आप कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े हुए हो, आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े हो कि एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से पॉइंट आया समझ में, मास का है कंजर्वेशन ऑफ मास, मास को ना हम क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, बस क्या होता है रिएक्टेंट आपस में कंपोजिशन चेंज होके न्यू कंपोजिशन के न्यू प्रॉपर्टी के सब्सटेंस ही बन जाते हैं, मेटल ही बन जाते हैं। पहले भी उनका मास, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल रहता है किसके बेटा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट की, आप सब पढ़ के आए हो। तो मास को हम चेंज कंजर्व रहेगा मतलब प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, सब्सटेंस चेंज हो जाएगा, कंपोजिशन बदल गया, लेकिन मास तो नहीं बदला ना। तो मास को रिप्लेस कर रहे हैं अब तक, यही पॉइंट है। यही चीज पे तो बेटा क्या था साइंस जो इसी पे आगे जब साइंस उन्होंने काम किया तो आपकी ये इक्वेशन जो है बेटा आइंस्टाइन की, ये किससे रिलेटेड है, ये क्या है मास और ये क्या है बेटा एनर्जी। एनर्जी और मास का जो रिलेशन है वही आपका क्या है बेटा, आइंस्टाइन का E बराबर mc² जो इक्वेशन है इतनी फेमस, वो क्या है, वो एनर्जी और मास के बीच का रिलेशन ही तो है। अब तक हम क्या करते थे, मास को मास, यहां तक की थ्योरी पर हमारे पास क्या रहता था, मास को मास से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना, कंजर्व कर सकते हैं, आपका कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा लेकिन मास नहीं बदलेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। और एनर्जी को एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदल जाएगी, हीट करते हैं तो हीट एनर्जी है, उससे काइनेटिक पार्टिकल्स मोशन करने लगते हैं, वो हीट एनर्जी कन्वर्ट किस में हो गई, आपकी मोशन में, काइनेटिक मोशन में। आगे पॉइंट समझ बेटा, तो इस तरीके से ये हमारा चलता रहा। चलो, तो अब हमारे पास यहां पर पहली बार इसीलिए उन्होंने क्या करा, मैक्स प्लांक ने बेटा जो अपनी क्वांटम थ्योरी थी, तो इसको एक, अब देखो यहां से पार्टिकल निकल रहा है, किससे निकल रहा है, पार्टिकल से ही निकल रहा है। तो एक पार्टिकल से कुछ पार्टिकल निकले तो कब निकलेंगे, जब उसके बदले में यहां कोई पार्टिकल आएगा। तो एनर्जी जो एक फोटोन है उसके इन्होंने क्या माना, एक पार्टिकल माना। एनर्जी का जो पैकेट है उसको क्या एज्यूम किया, मैंने माना बोल रहा है, आया पॉइंट समझ में। एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होना एक अलग चीज है, हम उसको उसके इक्विवेलेंट मान लेना एक अलग चीज है, समझ में नहीं। जैसे हमारे पास मनी है, मान लो इस टाइम गोल्ड की कीमत 50,000 चल रही है पर 10 ग्राम, तो एक 50,000 रुपीज एक अलग चीज है और गोल्ड 10 ग्राम एक अलग चीज है, लेकिन पैसे के मामले में दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर, इक्विवेलेंट। आप समझ रहे हो बेटा, तो वही वाली चीज है। तो मैक्स प्लांक ने क्या किया बेटा कि भाई ये एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल से एक पार्टिकल निकल रहा है, तो इस पार्टिकल से पार्टिकल निकलने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, एक पार्टिकल ही होगा। और यहां पे क्या पड़ रही है, एक लाइट पड़ रही है, और लाइट कैसी होती है, वेव की फॉर्म में होती है, वो पार्टिकल नहीं होती। तब उन्होंने क्या माना, इस एनर्जी लाइट को छोटे छोटे पार्टिकल्स मतलब एनर्जी के पैकेट्स माना, और पैकेट मतलब पार्टिकल, समझ में आया। तो ये उसने फिनोमिना रिलेट किया, समझ में आ गया, उसको इक्विवेलेंट बनाया। क्लियर है पॉइंट कि भाई मेटल की सरफेस में एटम है मतलब पार्टिकल है, और उन पार्टिकल से ही पार्टिकल निकले मतलब इलेक्ट्रॉन निकले। तो कब निकलेंगे, जब इसमें कोई पार्टिकल आएगा, वो पार्टिकल को रिप्लेस कर देगा। तो वो पार्टिकल क्या है, वो जी एनर्जी का पैकेट एक पार्टिकल की इक्विवेलेंट काम करता है। पॉइंट आ गया समझ में, क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीजें आई, ठीक है। बाद में फिर आइंस्टाइन, तो मैं कह रहा हूँ शुरू में मैक्स प्लांक ने काम किया, बाद में इस पे आइंस्टाइन ने काम किया, और बाद में आइंस्टाइन के आगे जाके बेटा ये इक्वेशन भी आई, E बराबर mc², जो एक रिलेशन भी रखती है ना। ये तो आइंस्टाइन का खूब फेमस रिलेशन है,
खूब फेमस इक्वेशन है, E बराबर MC स्क्वायर। क्लियर पॉइंट। तो यहां से बेटा देखो इस तरीके से हमारे पास ये चीजें आई। चलो अब इसमें यहां तक, अब देखो हमारा, अब आपको शायद मुझे लगता है जो लास्ट 2 वीडियोस में, मतलब हम कहने का लास्ट वीक की जो थर्सडे और फ्राइडे की जो वीडियोस थी बेटा, ठीक है ना पॉइंट, उसमें मुझे लगता था ये चीजें थोड़ी सी आपको कंफ्यूजिंग रही, क्योंकि हमने एक फोटो इलेक्ट्रिक वर्ड यूज कर लिया। क्लियर। अब वो फोटोन बताया नहीं है ना, फोटो इलेक्ट्रिक वर्ड यूज कर लिया। क्लियर है ना आपको ये। अब आपको हमने 1 by 1, इसीलिए मंडे और ये ट्यूसडे की जो वीडियो है, मतलब उसमें हमने पहले आपको मैक्स प्लांक की जो प्लांक क्वांटम थ्योरी है उसके बारे में बताया, ठीक है नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, फिर उसके रीजन को, इसके कारण को एक्सप्लेन किया कि कैसे क्वांटम थ्योरी से ये यूज है और कैसे ये अब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, अब इसकी ये कैसी नेचर हो गई, एक पार्टिकल नेचर हो गई। नहीं, फोटोन को क्या माना है, एक एनर्जी का पैकेट मतलब पार्टिकल, तो ये पार्टिकल नेचर हो गई। तो इस तरीके से बेटा अब हमारे पास क्या हो गया, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की 2 प्रॉपर्टी हो गई। एक प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, वेव नेचर, है ना, जो बाकी प्रॉपर्टी चल रही है। अब ये कौन सी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये लाइट की हम कौन सी प्रॉपर्टी मान रहे हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, भाई लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, और ये क्या है, एक एनर्जी के पैकेट की फॉर्म में है, मतलब पार्टिकल नेचर। तो 2 तरह की नेचर हो गई लाइट में, ठीक है नहीं। तो इसी चीज को बेटा वैल्यू निकालने के लिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस किसने काम किए, एक साइंटिस्ट थे डी ब्रोगली। समझ में, एक अगले साइंटिस्ट कौन थे हमारे, डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली ने बेटा यही काम किया कि एनर्जी मतलब मास, जो इसकी लाइट की जो ड्वेल नेचर है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलिए या आप लाइट बोलिए, तो ये कैसी नेचर रखती है, ड्वेल नेचर रखती है। लाइट की कुछ प्रॉपर्टी वेव नेचर के थ्रू एक्सप्लेन होती हैं, और लाइट की कुछ प्रॉपर्टी बेटा कैसे एक्सप्लेन होती हैं, पार्टिकल नेचर के थ्रू, जैसे आपने ये देखा। तो दोनों नेचर रखता है। तो इन्होंने वेव की क्या होती है, वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है, और पार्टिकल का क्या होता है, मास होता है। तो डी ब्रोगली ने क्या करा, एक ऐसा फॉर्मूला बनाया, एक ऐसा रिलेशन डेवलप किया, समझ में आया, जिस एक ही रिलेशन में हम मास को भी यूज करते हैं, मास भी होता है उस रिलेशन में, और उसमें वेव की वेवलेंथ। अब देखो वेवलेंथ आई तो मतलब वेव नेचर आ गई, मास आया तो मतलब क्या आ गई, पार्टिकल नेचर आ गई। तो इसको उसने कैसे बनाया, ये हम अपने बेटा जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें लेंगे, और देन इसके बाद क्या लेंगे, न्यूमेरिकल्स को लेंगे, ठीक है ना बेटा। चलो तो ये है हमारे पास वो, चलिए या फिर चलो इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पहले ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट को आप इसको पढ़ना, इनकी थ्योरी को, है ना। तो अब आप बुक से केवल क्या पढ़ें, जो एक पूरी क्वांटम थ्योरी ना पढ़ के जो बेसिक इनिशियल कॉन्सेप्ट है, E बराबर MC स्क्वायर, वो सॉरी E बराबर H न्यू, है ना, बस उसको पढ़ना केवल और केवल, क्योंकि आपकी बुक्स में बहुत ज्यादा डेप्थ में है, वो आगे पीछे का एक साथ करते हैं। फिर उससे कैसे फोटो एक पढ़ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ना, उसकी डेफिनेशन, ठीक है। चलो अब देखो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही इन्होंने क्या लिया, अभी देखो हम, चलो इसमें एक चीज और बता देते हैं जो रह गया। अब आपने देखा ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बेटा, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की, भाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इस मेटल सरफेस को छोड़ के जा रहे हैं, तो इनकी कुछ वेलोसिटी होगी, इनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, पॉइंट है समझ में, इस इलेक्ट्रॉन की, और ये एक मिनिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। तो इस मेटल की सरफेस एक मिनिमम, वो कितनी मिनिमम एनर्जी है जो ये ऑब्जर्व कर रही है। और इस फोटोन की लाइट्स में जैसे भी हमने लिया कि E बराबर H न्यू, टोटल नंबर ऑफ फोटोन है, तो इस पे कितनी एनर्जी आई। तो एक रिलेशन है बेटा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स भी जिस पे दे रखे हैं, अभी हम उनको लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट को लेंगे, ठीक है नहीं। तो मतलब मेटल की शीट पे आने वाली एनर्जी, मेटल की शीट ने कितनी मिनिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और उस पे जो है कितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकले, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है, पहले वो लेते हैं बेटा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा उसको, और उस पर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो थोड़ा ध्यान से इसको रखिए, है ना, मतलब समझिएगा, और नहीं आए जब बाद में, अगर आपको समझ में तो आप मुझे बाद में पूछ सकते हो, ठीक है। चलो बेटा, तो देखो हमारे पास क्या है, यहाँ एक ये क्या कर रहा है बेटा, एक मिनिमम एनर्जी को, या भाई मिनिमम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे जो लाइट, भाई E बराबर, हमारे पास तो सीधा रिलेशन है, E बराबर H न्यू, ठीक है। ये मिनिमम होगी, एनर्जी मिनिमम होगी, तो फ्रीक्वेंसी भी उसकी मिनिमम होगी, आगे समझ में बेटा, इस तरीके से। तो यहां ये क्या करती है, मेटल की शीट एक मिनिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, है ना, इलेक्ट्रॉन को निकालती है। तो अब देखो होता क्या है, ये जो फोटॉन्स आ रहे हैं उनकी एनर्जी, और देखो ये 1/1 होता है रेशो, कि ऐसा मतलब उन्होंने जब फॉर्मूला दिया कि एक एटम एक फोटोन की एनर्जी को लेके 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, निकाल देगा। तो ये चीज हम मोल पे ही बता सकते हैं।
कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन कब निकलेंगे, 1 मोल एटम्स जब 1 मोल फोटॉन्स को, तो ये पर एटम बोल दो या पर इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया नहीं। तो हमारे पास देखो इसको पहले मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक आपसे क्या करता हूं, सीधी से इनकी एनर्जी, हाँ जी बच्चों, तो इन निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी है बेसिकली, तो जो काइनेटिक एनर्जी, भाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है बेटा वो क्या है, निकल रहे हैं यहां से, तो उनकी क्या होगी, एक काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इन इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी बेसिकली इन दोनों पे डिपेंड करती है। तो देखो इसको एक जनरल चीज से बताता हूं कि मान लो फॉर एग्जांपल इसकी एनर्जी 10 जूल है, क्लियर, इसने कुछ मिनिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, मान लो 2 जूल को इसने ऑब्जर्व कर दिया, तो 10 जूल तो टोटल इंसिडेंट हुई, 2 जूल मिनिमम एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद इलेक्ट्रॉन निकले, तो जो एनर्जी तो रुकती नहीं है ना, हम उसको रोक, है ना, मतलब क्या कहना, खत्म नहीं कर सकते ना बना सकते। तो जब इसमें टोटल 10 जूल थी, इसने 2 जूल को ऑब्जर्व किया, तो बची हुई कहाँ इसकी एनर्जी कितनी होगी, 8 जूल की होगी कि नहीं होगी। आगे पॉइंट समझ में। तो इस तरीके से एक रिलेशन डेवलप किया गया बेटा, क्या कि काइनेटिक एनर्जी, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये जो होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो, या मैं पूरा लिख देता हूं चलो, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन, वो हमारी क्या होती है बेटा, एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन माइनस मिनिमम एनर्जी, चलो इसको इसकी जगह में एक चीज लिख देता हूं, थ्रेश होल्ड एनर्जी ऑफ मेटल। अब बात आती है बेटा ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, तो देखो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी ही होती है, समझ में आया। थ्रेशोल्ड एनर्जी बेटा क्या होती है, वो मिनिमम एनर्जी जिसको ऑब्जर्व करने के बाद मेटल की शीट, है ना, इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन स्टार्ट करती है, आगे समझ में। तो दैट मिनिमम एनर्जी, है ना, which is required for the emission of electrons from a metal surface by observing या incident of a minimum frequency light या minimum energy light, क्लियर। तो वो मिनिमम एनर्जी जिसको ऑब्जर्व करने के बाद कोई भी मेटल की, और इसको पता है एक नाम भी दिया गया है ना, इसको वर्क फंक्शन भी बोला गया, अभी एक नाम भी आएगा वर्क फंक्शन, है ना। तो वर्क फंक्शन बेसिकली ये है ना, एच न्यू से भी है ना, ई नॉट आप बोलो या एच न्यू नॉट, इस टाइप से आप बुक में पढ़ते हो, ठीक है बेटा। तो वो हमारे पास क्या है, तो वो वर्क फंक्शन नाम क्या है भाई, इस पूरे इंसिडेंट का वर्क क्या है, इलेक्ट्रॉन का एमिट होना लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद, तो ये एक फंक्शन है। तो वर्क फंक्शन क्या है, तो वो किस पे डिपेंड है, वो इसी पे तो डिपेंड है कि कितनी मिनिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस पे आती रहे। आप मान लो जितनी मिनिमम चाहिए उससे कम आती रहे, आप लाइट डालते रहो, 10 घंटे डालते रहो, कुछ नहीं होगा ना। तो जब तक इसकी मिनिमम एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक वो नहीं निकलेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या चीज है, वो मिनिमम एनर्जी, आगे समझिए बेटा। तो इस तरीके से, तो ये कई चीजें इन शॉर्ट लास्ट में हो गई। तो थ्रेशोल्ड समझ में आ गया एनर्जी क्या होती है, ठीक है, कि मेटल की वो मिनिमम एनर्जी, इसी को वर्क फंक्शन भी बोल देते हैं एक दूसरे नाम से, है ना, इस टाइप से। चलो तो अब हमारे पास ये फॉर्मूले लगाते हैं बेटा। तो आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप क्या जानते हो, हाफ mv² होता है। तो ये निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। चलो अभी मैं इसको के लिख देता हूँ। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन आप जानते हो कितनी होती है, E बराबर एच न्यू होता है बेटा, ठीक है, E बराबर एच न्यू माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, वो मिनिमम एनर्जी, और वो मिनिमम एनर्जी डिपेंड तो बेटा फोटॉन्स पे है, वही मतलब है तो इन एटम्स के और इलेक्ट्रॉन के बीच का न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एनर्जी वो आ तो इन फोटोन से रही है, वो मिनिमम, तो इन्हीं में से कुछ होगा। तो उस मिनिमम एनर्जी को, तो मिनिमम को रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा बेस में नॉट से। तो मिनिमम एनर्जी होगी, और मिनिमम एनर्जी पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी आपकी, न्यू नॉट होगी। तो ये क्या हो गया एच, इसको वैसे इस टाइप से शुरू में इस टाइप से दिखाते हैं, ई माइनस ई नॉट, और ई की वैल्यू क्या होगी एच न्यू, और एच न्यू और इसकी क्या हो गई न्यू नॉट।
तो और ये हमारे पास क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, तो एच कॉमन लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट, तो एक फॉर्मूला तो हमारा बना ही। और काइनेटिक एनर्जी को अगर आप करने जाओ तो हाफ है। तो देखो कुछ न्यूमेरिकल्स में तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पूछते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स में निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पूछते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी पूछे तो सिंपल है, नॉर्मल ऐसे रहने दो, और वेलोसिटी पूछे तो आप इसको लगा दो उस पार्टिकल का, अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास लगा दो, कोई और चीज है तो उसका मास लगा दो, वेलोसिटी बता दो। तो एक फॉर्मूला ये हुआ, क्लियर है पॉइंट। और एक बेटा आप रिलेशन अभी पिछले चैप्टर में सीख के आए हो, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का भी एक रिलेशन सीख के आए हो। तो अगर मैं ये न्यू की वैल्यू यहाँ रख दूं, ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू एच, न्यू का मीनिंग क्या हो जाएगा, सी अपॉन लैम्डा। तो न्यू बराबर क्या हो गया, सी अपॉन लैम्डा। और यहाँ पर भी क्या होगा, सी तो एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, लैम्डा एट न्यू नॉट, और यहाँ पे जो लैम्डा होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम। अब आप बच्चे लोग एक चीज में थोड़े से कंफ्यूज नहीं हो रहे, थोड़ा सा कंफ्यूजन कि भाई जब हमारी एनर्जी मिनिमम थी तब हमने भाई ई बराबर एच न्यू का फॉर्मूला रखा और वहां पे न्यू को भी मिनिमम लिखा। भाई एनर्जी मिनिमम तो ई बराबर एच न्यू, तो न्यू मिनिमम। और जब न्यू बराबर में ये तो न्यू है तो न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, लेकिन जब न्यू नॉट वाले में सी अपॉन लैम्डा लिखा तो मैंने ये लैम्डा के नीचे नॉट ना लगा के, नॉट होता है मिनिमम और यहां मैं उल्टा लिख रहा हूं मैक्सिमम। बेटा रिलेशन देखो, जब ये मिनिमम होगी तो ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, नहीं होते हैं भाई। ये तो बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला तो यही होता है ना, न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर ये मिनिमम होगी तो ये क्या होगा, मैक्सिमम। अगर ये मैक्सिमम तो ये क्या होगा, मिनिमम। तो जब मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम। आगे पॉइंट समझ में। तो बेटा इन फॉर्मूलों पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में पहले हम इसके न्यूमेरिकल्स आपको लेंगे, आगे पॉइंट समझ में, और देन हम ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, या हम पहले ड्वेल नेचर ऑफ लाइट का डेरिवेशन और करा देंगे, देन सारे न्यूमेरिकल एक साथ ले लेंगे, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल और आपके बेटा क्या कहते हैं, और ड्वेल नेचर ऑफ लाइट के। ठीक है, ओके, थैंक यू।